हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर आया है पॉलिटिकल साइंस के सीबीएसई क्लास जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक है, हम जो आज करेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन हमारे समक्ष जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं यूरोपीय संघ को आर्थिक ताकतों से राजनीतिक ताकत बनने के लिए जिम्मेदार किन्हीं तीन प्रमुख कारक का मूल्यांकन हमें करना है। यानी देखा जाए तो यूरोपीय संघ जो थे आर्थिक ताकतों से राजनीतिक ताकत बनने के लिए कौन कौन से जो है कारक थे। कहते हैं दोस्तों किसी भी देश के लिए राजनीतिक ताकत बनने के लिए आर्थिक तौर पे सबसे महत्वपूर्ण होता है वहाँ के नागरिक और वहाँ के संसाधन। कहते हैं अगर संसाधन सही है और नागरिक जो है समझदार है तो जर्नल सी बात है वो कभी भी जो है आर्थिक ताकतों के रूप में बदल सकता है। लेकिन यही बात अगर दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो राजनीतिक ताकत जो है विघटित अगर होती है किसी भी देश में तो वहाँ का आर्थिक ताकत के रूप में नहीं बन सकता। अब इसका एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हो। भारत में देखिए यहाँ मल्टी सिस्टम पार्टी है, यानी कई यहाँ पार्टी जो है राज करती है। अब इतने सारे पार्टी होने के कारण जो है भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती चली जा रही है। आप सोचिएगा सरकार हमेशा ये बताती रहती है कि हम आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत हुए हैं, लेकिन क्या ये मजबूती आम लोगों में दिखती है? संभवतः ये आप कहोगे नहीं। आम लोग अभी भी दो रोटी के लिए ही परेशान रहते हैं। तो जर्नल सी बात, हम किस बात पे जो है आर्थिक ताकत के रूप में उभरे हैं? हमारी करेंसी का वैल्यू अभी भी बहुत कम है। आपको पता ही होगा अगर अमेरिका से तुलना किया जाए भारत की करेंसी की तो जर्नल सी बात है आज कहते हैं 60 से भी ऊपर पहुंच चुका है। $1 का वैल्यू जो इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 60 से ऊपर हो चुका है। तो इसका मतलब है कि भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत ही निम्न स्तर पर ही है, और पहले भी ऐसा था। क्योंकि यहाँ पर जर्नली सी बात है लोगों के लिए काम नहीं किया जाता है। जो राजनीतिक नेता होते हैं अपने लिए काम करते हैं, अपने सीट के लिए काम करते हैं, इसलिए भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से जो है कार्यरत नहीं होती हैं। वहीं पर हम यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ में आर्थिक ताकत से जो है राजनीतिक ताकत बनने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम यूरोपीय संघ की शक्ति और ताकतों के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट ये बताता है कि यूरोपीय संघ धीरे धीरे एक आर्थिक संघ से एक राजनीतिक संघ में विकसित हुआ है और यह एक राष्ट्र राज्य बन गया है। यानी देखा जाए तो यूरोपीय संघ काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह एक जो है राजनीतिक संघ में विकसित होते हुए एक राष्ट्र राज्य बन गया है। हालांकि इसका कोई संविधान नहीं है, यूरोपीय संघ का अपना कोई संविधान नहीं है, लेकिन इसका अपना ध्वज अवश्य है, राष्ट्रीय गान भी है और स्थापना तिथि और मुद्रा भी इनके पास है, यानी करेंसी भी इनके पास है। अन्य राज्यों के साथ व्यवहार में इसकी एक सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति भी है। तो यूरोपीय संघ जो है वहाँ की राजनीतिक ताकत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए वहाँ पर आर्थिक ताकत बनना बहुत ही आसान बन जाता है। पूर्व में जो है सोवियत गुट ने से नए सदस्यों को शामिल करके यूरोपीय संघ द्वारा सहयोग के क्षेत्र का विस्तार भी किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ है कि जो सोवियत संघ के गुट से सदस्यता को शामिल करके यूरोपीय संघ और भी शक्तिशाली बन गया है। यदि अगला पॉइंट को हम देखें तो ये साफ करता है कि यूरोपीय संघ की सत्ता का आर्थिक से राजनीतिक सत्ता में स्थानांतरित आसान नहीं रहा, क्योंकि लोग बहुत ही उत्साहित नहीं थे। यानी यूरोपीय संघ की सत्ता का आर्थिक से राजनीतिक सत्ता में स्थानांतरण आसान नहीं था, लोग बहुत ही उत्साहित थे। यूरोपीय संघ में कुछ नए देशों को शामिल करने के लेकर भी आपत्तियां हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ कहते हैं इसमें कुछ खामियां भी देखने को मिला है कि यूरोपीय संघ में कुछ नए देशों को शामिल करने के लेकर भी आपत्तियां हैं। लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि कुछ अच्छा जो करना चाहता है लोग उसको अच्छा करने नहीं देते हैं, और जो अच्छा नहीं करते हो तो ऐसे ही अच्छा लोगों के लिए होते नहीं हैं। भारत में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है। देखिए भारत में भी अगर आप देखिएगा तो कुछ अच्छी बात अगर सरकार कर रही है तो लोग उसको, दूसरे पार्टी के लोग जो है उसको नकार रहे हैं। अगर दूसरे पार्टी के लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सरकार उसको नकार रही है।
ये खामियां हमारे देश को जो है कभी विकास के रास्ता पर ले नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं जो सही है उस बातों का अनुसरण करना सरकार का भी दायित्व है और सभी पार्टियों का भी दायित्व है, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होता है, आम गरीब जनता। यानी जनता के लिए सभी पार्टी बनती है और जनता के भलाई के लिए ही सोचना प्रत्येक पार्टी का कर्तव्य होना चाहिए, इवन कि सरकार को भी। तभी जाके कोई देश जो है शक्तिशाली बन सकता है। और यूरोपीय संघ में भी कुछ हद तक देखा गया, कुछ खामियां भी देखी गई। जहां पर यूरोपीय संघ में कुछ देश शामिल हो रहे थे तो उसमें बहुत से लोग ने जो है आपत्ति दर्ज किए। फिर भी इसके पीछे कुछ कारक हैं, उसी कारक के विषय में हम यहाँ विचार करने जा रहे हैं, जो कि 3 पॉइंट के अंतर्गत है। इसके उद्देश्य यूरोप को जो है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत बनाना था कि वो अमेरिका, रूस जैसी शक्ति का मुकाबला कर सके। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपने देशों को हम ऐसे मजबूत बनाएं कि सभी देशों के समक्ष जो है चुनौती देने के सदैव तैयार रहे। तो यूरोपीय संघ का भी यही एक उद्देश्य था कि यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत बनाना था कि वो अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री और रूस जैसे शक्तिशाली का मुकाबला बहुत ही आसान तरीके से किया जा सके। इवन कि यूरोपीय देशों को शिकायतों को संयुक्त राष्ट्र में भेजने के लिए 2 देश यानी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस यूएन की सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। अब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि यूरोपीय देशों की शिकायतों को संयुक्त राष्ट्र में भेजने के लिए 2 देश यानी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि यूएन के सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, की मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रह जाता है। यदि हम तीसरे पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो ये साफ करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ अस्थायी सदस्यों की उपस्थिति के कारण जो है EU जो है अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ अस्थायी सदस्य की उपस्थिति के कारण जो है अमेरिका की नीति को प्रभावित करने में सक्षम हो सकेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिका तब प्रभावित होगा जब हमारे देश के जो है सख्त रूल रेगुलेशन होंगे और यहाँ पर नीतियाँ जो है सही तरह से लागू होगी। क्योंकि कोई भी देश अगर तरक्की करता है तो दूसरे देशों पे इसका प्रभाव जरूर देखने को मिल जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये यूरोपीय संघ काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें ज़रूरी है कि यहाँ तालमेल बना के जो है अपने आप को आगे बढ़ाना। और ये हर एक देश के लिए ज़रूरी है कि सभी मिलजुल के जो है एक साथ तालमेल मिला के आगे बढ़ना है। कहते हैं जो देश तालमेल बना के आगे बढ़ता है वो सदैव ही हर देश के शीर्ष पे रहता है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि दूसरा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बताया यही गया है कि एक सुपर नेशन संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका का मूल्यांकन करें। देखिए, यूरोपीय संघ जो कि एक पावरफुल नेशन है, आखिर इसका जो यूरोपीय संघ में क्या भूमिका है और इसका क्या महत्व है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि एक सुपर नेशन संगठन होने के नाते यूरोपीय संघ की क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है इस क्वेश्चन की कि क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखा जाए तो यूरोपीय संघ की अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। यूरोपीय संघ काफ़ी प्रभावशाली है और इसको प्रभाव हम यहाँ पर इन बातों से देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ का प्रभाव किस प्रकार जो है विश्व पे पड़ा है और यूरोपीय संघ पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिला है। आर्थिक प्रभाव देखा जाए तो $12 ट्रिलियन जो कि 2005 से अधिक के साथ यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अब देखिए, कहते हैं यहाँ दूसरा पहला स्थान था, लेकिन अब जो है ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। यूरो डॉलर पर अमेरिका जो है प्रभुता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये सबसे बड़े अमेरिका के लिए जो है चुनौती है कि आर्थिक प्रभाव में देखा जाए तो यहाँ पर यूरोपीय संघ जो है $12 ट्रिलियन जो कि 2005 से इस दुनिया में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था के रूप में है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि अमेरिका सुपर पावर है। आपको पता है कि अमेरिका को चुनौती कोई दे नहीं सकता था किसी भी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर यूरोपीय संघ अपनी काबिलियत और अपनी सूझबूझ के कारण अमेरिका के जो है पीछे छोड़ दिया अर्थव्यवस्था में। और यूरो डॉलर पर जो है अमेरिकी प्रभुता के खतरा पैदा हो रहा है कि यूरो का जो है अब वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिकी डॉलर का जो है प्रभुता खत्म होता जा रहा है। तो जर्नल सी बात है, आने वाला समय में
यूरोपीय संघ जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है। यूए की जो है हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है। अब देखिए यूए की जो हिस्सेदारी है पूरे विश्व में अमेरिका से 3 गुना अधिक है और यह ईयू के अमेरिकी के चीन के साथ व्यापार विवादों में अधिक शक्तिशाली बना देता है। ये बात यूरोपीय संघ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसकी प्रभुता के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने तो तीसरा चैप्टर में जो है अमेरिका की प्रभुता के बारे में जाना, अब यहाँ पर जो है यूरोपीय संघ जो है एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है जो कि अमेरिका को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ रहा है। यदि अगले पॉइंट की तरफ हम नज़र करें तो इसमें यही बात है कि इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रभावशाली है और इस प्रकार यह अपने पड़ोसी और एशिया और अफ्रीका में प्रभावशाली बनता चला जा रहा है। यानी ईयू के देखें तो बात काफ़ी महत्वपूर्ण आ गया है कि वो हर क्षेत्र में प्रभावशाली है। इवन कि अपने पड़ोसियों और एशिया और अफ्रीका में काफ़ी प्रभावशाली अपना प्रभाव जो है रखा है और ये विश्व व्यापार संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जो है यहाँ पर यूरोपीय संघ का जो है दबदबा बनता ही चला जा रहा है। तो इसे देखा जा सकता है कि अमेरिका को टक्कर देने वाला यूरोपीय संघ ही है। सैन्य प्रभाव, संयुक्त सशस्त्र बलों और रक्षा पर कुल खर्च के मामले में यूरोपीय संघ दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर यूरोपीय संघ जो है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ नज़र आता है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका जो है नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र बलों में और रक्षा पर कुल खर्च के मामले में। अमेरिका नंबर 1 है तो यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पे आता है। यानी देखा जाए तो यूरोपीय संघ दूसरा स्थान बेशकली अभी है, लेकिन आने वाला समय में ये पहले स्थान पे आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी देखा जाए तो यूरोपीय संघ की जो है प्रभुता यहाँ पर स्थापित होने से कुछ ही जो है समय दूर है। इसके साथ से फ्रांस और ब्रिटेन के पास देखा जाए तो 550 से अधिक परमाणु हथियार है और शस्त्रागार है। यूरोपीय संघ अंतरिक्ष और संचार प्रौद्योगिकी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ देखा जाए तो इसके सदस्य फ्रांस और ब्रिटेन के पास 550 से भी अधिक परमाणु हथियार हैं। कहते हैं परमाणु हथियार इन देशों के पास बहुत ही अधिक है और शस्त्रागार की कमी ही नहीं है। यूरोपीय संघ अंतरिक्ष और संचार प्रौद्योगिकी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। यूरोपीय संघ की देखा जाए तो पूरे विश्व में ये दूसरा स्थान हासिल कर रखा है संचार प्रौद्योगिकी में और अंतरिक्ष में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और भी जो है यूरोपीय संघ को बना देता है। इस प्रकार यह सुपर नेशनल एसोसिएशन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, लेकिन कुछ मामलों में सदस्य देशों की अपनी विदेशी संबंध, रक्षा और नीतियाँ भी होती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यूरोपीय संघ सुपर नेशनल एसोसिएशन है और इसके जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में ये हस्तक्षेप करने में सक्षम है। किसी भी देश के जो है चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें जो है बेखूबी हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन कुछ मामलों में सदस्य देशों को अपनी विदेशी संबंध और रक्षा नीतियाँ भी होती है जिसको उसको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। यदि उदाहरण के तौर पे देखें तो उदाहरण के लिए इसकी जो है इराकी आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के कुछ अन्य सदस्य अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए थे। जब इराक पे हमला किया गया था तो उस समय 2 देश जो है अमेरिका के साथ दिया था, एक ब्रिटेन था और एक यूरोपीय संघ था। तो इसका मतलब है कि ये अमेरिका का जो है बराबरी करने के लिए तैयार था, इसलिए अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन में जो है ब्रिटेन और यूरोपीय संघ शामिल हुआ, जबकि फ्रांस और जर्मनी इसका विरोध भी किया। फ्रांस और जर्मनी ने विरोध किया ब्रिटेन को, यूरोपीय संघ को, लेकिन फिर भी ये सम्मिलित हुआ। यूरोपीय संघ की सीमाओं का एक जो है अधिराष्ट्रीय संघ के रूप में यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं। इन सीमाओं के बारे में जानना, लिमिटेशन के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम लिमिटेशन की बात करें, इसकी सीमाओं की बात करें, तो पहला यही बताता है कि यूरोपीय संघ सदस्य देशों की अपनी विदेशी संबंध और रक्षा नीति है जो अक्सर एक दूसरे से भिन्न होती है। दोस्तों, ये बात कदाचित उचित ही है कि यूरोपीय संघ सदस्य देशों को अपनी विदेश संबंध और रक्षा नीति अक्सर एक दूसरे से भिन्न होती है और ये काफ़ी सीमाएँ हैं इसके अंतर्गत। दूसरी बात यहाँ पर आती है सीमाओं के अंतर्गत कि यूरोपीय संघ के एकीकरणवादी एजेंडे के बारे में यूरोप के कुछ हिस्सों में गहरे बैठे यूरोएशनवाद की उपस्थिति। देखिए, ये भी एक सीमाएँ हैं
यूरोपीय संघ के एकीकरणवादी एजेंडे के बारे में यूरोप के कुछ हिस्सों में गहरे बैठे हुए हैं और उनकी विचारधारा अलग है। तो ये कुछ सीमाएं हैं जो इसको अलग कर देती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यूरोपीय संघ जो है अमेरिका का बराबर करने के लिए हर समय सक्षम है और इसकी शक्ति को जो है चुनौती देने वाला अब कोई राष्ट्र नहीं बचा। कहते हैं अमेरिका भी अब इसके जो है अर्थव्यवस्था में पिछड़ रहा है। सैनिक पावर में अमेरिका बेसिकली नंबर 1 पे है। अब देखा जाए तो यूरोपीय संघ जो है दूसरे नंबर पे है। यदि आगे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आया है। थर्ड क्वेश्चन बताता है कि चीनी अर्थव्यवस्था उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। देखिए, चीन जो था कई दशकों तक पूरे विश्व से जो है अलग थलग रहा और फिर भी आज देखिए चीन जो है पूरे विश्व में तीसरा स्थान हर क्षेत्र में आ गया है। तो ये किन कारणों से हुआ? कहते हैं कोई भी देश अगर आगे बढ़ेगा तो इनके पीछे जो है महत्वपूर्ण जो है सरकारों का कदम होता है। अब जिस सरकार कार्यरत नहीं होगी, देश की भलाई के ऊपर कार्य नहीं करेगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही बोला है कि चीन अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हो सकते हैं। चीन का जो है सत्ता का तीसरा प्रमुख वैकल्पिक केंद्र बन गया है। चीनी सत्ता का तीसरी जो है वैकल्पिक केंद्र बना है। पहला तो आपको पता है अमेरिका, दूसरा जो है यूरोपीय संघ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है आपका अमेरिका, दूसरा है यूरोपीय संघ और तीसरा जो आ गया है यहाँ पर वैकल्पिक केंद्र के रूप में चीन आ गया है। और यह सबसे तेज़ी से बढ़ता अर्थव्यवस्था है। ये मत सोचिए कि बहुत ये स्लो में गया है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है। और चीन एक समय सोवियत मॉडल पर आधारित था। चीन जो है सोवियत संघ के सभी मॉडलों को जो है प्रोत्साहित करता था और उस समय उसने पूंजीवादी दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि तोड़ने के बाद भी जो है चीन का उत्थान होना कोई आम बात नहीं है। अब देखा जाए तो चीन अर्थव्यवस्था उत्थान के लिए कुछ कारक उत्तरदायी थे। तो उन कारकों के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखा जाए तो पहले कारक के रूप में हमारे समक्ष है कि सोवियत मॉडल का उपयोग चीन में सोवियत मॉडल को स्वीकार किया गया। सोवियत मॉडल का उपयोग चीन ने सोवियत मॉडल को स्वीकार किया और अपने संसाधनों पर भरोसा किया। सबसे पहली बात जो है अपने देश के संसाधनों पे भरोसा करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपने देश के जो है संसाधनों पर भरोसा करना। हमारे देश में एक बुराई है, भारत में एक थोड़ी सी खामियां है कि भारत देश में जो नौजवान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो देश के लिए अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, सरकार उस पर भरोसा नहीं करती है। तभी ये नौजवान जो है विदेश की तरफ रुख कर जाते हैं और विदेश में जो है अच्छे खासे अपना नाम कमा लेते हैं। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने देश को ही कर्म भूमि बनाया और बहुत से हमारे देश के साइंटिस्ट थे जो विदेश में जाके अपने जो है काबिलियत साबित किए। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारे देश के जो कहते हैं लोग हैं और बड़े बड़े मंत्री लोग सब हैं, हमारे देश के जो है भविष्य पे विश्वास नहीं करते हैं, हमारे संसाधनों पे विश्वास नहीं करते हैं। उनका विश्वास दूसरे देशों पे बहुत अधिक है और अपने नौजवानों पे नहीं है। इन्हीं कारणों से ये नौजवान जो है विदेश की तरफ रुख करते हैं। और कुछ जो है हमारे देश के नौजवानों की सोच भी अलग है, वो अपने देश कर्म भूमि बनाने के जगह पर विदेशों को ही कर्म भूमि बनाते हैं और विदेश के लिए ही अपने कार्यरत होते हैं। कहते हैं खाते भारत में हैं और गुणगान विदेशों के करते हैं। ये भारत के जो नौजवानों की एक नीति बन गई है। इवन कि देखा जाए तो बड़े बड़े कंपनियों की भी नीति बन गई है। हमारे देश में ऐसे बहुत से कंपनियां हैं जो भारत में अपना कार्य व्यवहार कर रहे हैं और सारे के सारे पैसा जो है विदेशों में लुटा रहे हैं। ये बहुत ही दुखदायी परिस्थिति है दोस्तों। इससे हमारे देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा। आपको मुझे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं ही सक्षम हो जानने के लिए कि ऐसे बहुत से जो है इंडस्ट्रीज जिनका जो है विदेश में लाखों करोड़ों के घर हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े साहूकार हैं जो विदेशों में जाकर ज़मीन खरीद रहे हैं, विदेशों में अपना महल बना रहे हैं सपनों के, और भारत के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ भारत में जो है अपना सिक्का जमाए रखे हैं, यहाँ के लोगों को लूट रहे हैं, जो सही नहीं है। इससे हमारे देश की करेंसी भी कमज़ोर पड़ती है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बेकार होती है, क्योंकि ये लोग भारत से कमाया हुआ पैसा विदेशों में खर्च कर रहे होते हैं। हम तो ये जानते हैं कि विदेश से जितना लोग भारत में आएंगे
वो अपनी विदेशी मुद्रा भी साथ में लेके आएंगे। तभी जो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर हमारे देश के लोग विदेशों में जाके खर्चा करें और विदेशों में सपनों के महल खरीदें, तो जर्नल सी बात है भारत की अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर साफ शब्दों में देखा जाए तो चीन ने इस बात को जो है बिल्कुल ही नकार दिया और इसने जो है सोवियत मॉडल का उपयोग, चीन से सोवियत मॉडल के स्वीकार किया और अपने संसाधनों का सबसे पहले भरोसा किया। और चीन ने आयात के स्थान पर घरेलू वस्तुओं का उपयोग करने और कृषि द्वारा उत्पादित चीज़ों से राज्य के स्वामित्व वाली भारी उद्योग बनाने का निर्णय लिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अपने संसाधनों पर भरोसा करें और देश में उन चीज़ों का उत्पादन करें। हमने देखा है कि हमारे देश में भी कुछ सिस्टम ऐसा ही चला है, लेकिन फिर भी ये अभी तक जो है कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। आज भी हम विदेशी चीज़ों पे इतना अधिक विश्वास कर रहे हैं कि अपने चीज़ों को त्याग रहे हैं। आपको पता है, आप जनरली अपने जीवन में देख लीजिए, आपको घर में बना हुआ खाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन विदेश से बना हुआ डॉलर, मैकडॉनल्ड, पता नहीं कैसे कैसे आपको चाउमीन उमीन जो विदेशों के चीज़ दिए हुए हैं, खान पीन पे आप टूट पड़ती हो और घर में बना हुआ खाना आप डायरेक्ट इनकार कर देती हो। तो ये कैसे समझा जाए कि हमारे नौजवानों में अभी भी जो है विदेश के प्रति बहुत ही आकर्षण बढ़ा पड़ा है। तो कहते हैं चीन तो ये बात समझ गई कि अपने जो है संसाधनों पर भरोसा करें और अपनी घरेलू वस्तुओं पर भरोसा करें। महात्मा गांधी जी भी यही बात कह रहे थे कि हमें स्वदेशी यूज़ करना चाहिए, स्वदेशी चीज़ें रखना चाहिए। लेकिन आज भारत के नौजवान न तो किसी बात का अनुसरण कर रहे हैं, न ही सोच रहे हैं, न विचार कर रहे हैं। सिर्फ विदेशों के प्रति ही उनका आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है और इन्हीं कारण से वो कई मुसीबतों में भी घिर चुके हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास। चीन ने औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया। यानी देखा जाए चीन अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इसने अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया। सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम उपलब्ध कराए। देखिए, मैं हमेशा इस बात को वकालत करता रहता हूँ कि शिक्षा जो है किसी भी देश के प्रगति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन ने इस बात को समझा और अपने देश में शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा स्तर पे किया। लेकिन भारत में देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचा है और स्वास्थ्य सुविधाएं तो बिल्कुल ही गिरा पड़ा हुआ है। आज देखिए, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं सब के सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही नजर आएंगे। कर रहे होते हैं सरकारी ड्यूटी, लेकिन काम करते हैं प्राइवेट के लिए। तो स्वास्थ्य जो है चरमरा सी गई है। और देखिए, जितने भी डॉक्टर सब होते हैं मैक्सिमम मोबाइल से ही दवाई के नाम लिख के दे रहे होते हैं, अपना न समझ न सोच लगाते हैं। तो ये देखिए कैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। मैं तो सरकार की नीतियों से भी दुखी हूँ। सरकार ने एक बहुत ही सुंदर नीति बनाई है कि जो बच्चे मैथ लेके आगे बढ़ेंगे और जिनको अच्छा मैथ में नंबर होगा उनको ही मेडिकल मिलेगा। अरे भाई, शर्म करना चाहिए। जो बच्चे को अगर मान लीजिए मैथ नहीं आता, थोड़ा बड़ा कम ही आ रहा है और वो काफ़ी साइंस में अपना दिलचस्पी रखते हैं, तो आपने तो उसको एडमिशन ही नहीं दिया, उस बच्चे का क्या होगा? अब स्वयं ही विचार कीजिए। तो इसमें सबसे घटिया नीति सरकार की है। ये तरह तरह की नीतियां बनाते रहते हैं, आए दिन सिलेबस को जो है चीर फाड़ कर रहे होते हैं, आए दिन नए नए रूल रेगुलेशन बना रहे होते हैं। कभी सिलेबस को घट कर रहे होते हैं, कभी स्टैंडर्ड ले आते हैं मैथ, कभी बेसिक मैथ ले आते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी स्कूल बोर्ड बना देते हैं, कभी सेंट्रल बोर्ड बना देते हैं। अरे शिक्षा के साथ भारत में इतनी खिलवाड़ हो रही है कि भारत के बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बढ़ेंगे भी तो वो लोग बढ़ेंगे जो अमीर कैटेगरी के होंगे, जो प्राइवेट में एडमिशन कराएंगे। कहते सरकारी में तो उनकी नीति चलता है। प्रशासन से जाकर मिल के आइए, आपके बच्चे के मैथ में जो है आपको 60% से कम आया है और आपके बच्चे ने स्टैंडर्ड नहीं लिया है, इसलिए आपके बच्चे को मेडिकल नहीं मिलेगा। जाइए इनको किसी भी स्कूल में जो है आर्ट्स दिलवा दीजिए। ये कहाँ की नीति है? कहते हैं भारत की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही घटिया है और मैं चिल्ला के बोलूँगा, कहते हैं प्रशासन के सामने बोलूँगा इस बात को। और बहुत ही अफसोस की बात है इस धरती के लिए। कहते हैं भारत की इतनी शिक्षा गई गुजरी है कि जो बच्चा आगे करना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, उनको क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है? तरह तरह की नीतियाँ लगा लगा के सरकार जो है इनको तहस नहस कर रही है। ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है और ऐसे में ना तो शिक्षा का स्तर ऊँचा हो रहा है, न स्वास्थ्य जो है अच्छे ऊपर बढ़ रहा है। देखा जाए, अगर अगली पॉइंट पे हम बात करें, देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जब नीतियाँ देखता हूँ तो बहुत गुस्सा चढ़ता है मुझे कि सरकार किस बात के लिए अपने आप को आगे कह रही है और क्यों पीठ थपथपा रही है। जाके अब पहले देखिए कि उनके रूल रेगुलेशन से कितने बच्चों की जीवन बर्बाद हो रहा है।
जब भी ये बात आती है शिक्षा के स्तर और स्वास्थ्य की जो है व्यवस्था आती है, तो मैं अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता हूँ इस जगह पे कि हमारा देश सच्ची में अभी भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं जो बच्चा को पसंद हो, जो बच्चे को इंटरेस्ट हो, वो चीज़ें देना चाहिए, ना कि उनका रूल रेगुलेशन में उनको दबाना चाहिए। बहुत दुखदायी परिस्थिति है दोस्तों, वो आपने भी ऐसा जो है फेस किया होगा प्रॉब्लम। तो इसी वजह से मुझे गुस्सा भी आता है और क्या करूं, चुप हो जाता हूं। चलिए छोड़िए इस बातों को। ये तो कहते हैं सरकार ही अपना सिक्का चलाएगी, आम गरीब बंदे तो पिसते ही रहेंगे। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध चीन ने 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आ गई कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध जो है चीन ने 1972 में स्थापित की। उससे पहले जो है चीन अमेरिका से काफ़ी दूर थी और काफ़ी जो है अपने आप को दुरुस्त कर रखी थी। आधुनिकीकरण, कृषि उद्योग और सैन्य विज्ञान औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए कि आधुनिकीकरण जो है हर क्षेत्र में करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, सैन्य हो या विज्ञान हो, चाहे प्रौद्योगिकी क्षेत्र आधुनिकीकरण हो, सब में करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो देश जो है प्रगतिशील हो सकता है। उसके पश्चात घोषित जो है प्रमुख नीतियाँ, ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओपन डोर की पॉलिसी ये भारत भी अपनाया है, लेकिन भारत में ये कारगर सिद्ध नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूँ। 1978 में डेग डियाओपिंग द्वारा दी गई थी और इसका उद्देश्य विदेश में पूंजी और औपनिवेशिक निवेश द्वारा उच्च उत्पादन उत्पन्न करना था। देखिए ये चीन के जो है डेंग डियाओपिंग ने दिया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें ओपन डोर पॉलिसी का जो है नीति इन्होंने दिया था 1978 में, जिससे जो है इनकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई। उसके पश्चात अगर हम बात करें निजीकरण का युग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। निजीकरण का युग जो 1982 में कृषि के निजीकरण करने के ऊपर ध्यान दिया गया और जो है देखा जाए तो 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निजीकरण का युग जो है 1982 में कृषि पर किया गया, जो कि चीन ने किया, और जो है उद्योगों को जो है 1988 में किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण नीतियाँ थी। इवन कि देखा जाए तो SEZ के विशेष आर्थिक क्षेत्र का स्थापना भी की गई। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। स्पेशल जो है इकोनॉमिकल जोन जो है स्थापित किया गया, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, जो कि काफ़ी चीन के लिए अच्छा साबित हुआ और चीन की अर्थव्यवस्था की स्थापना में राज्य की केंद्रीय भूमिका थी। तो देखा जाए तो चीन ने हर क्षेत्र में अपने आप को जो है सुपर पावर लाने में जो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जो आम थी, जो कोई हर एक देश कर सकता है, लेकिन देश तब करता है जब देश के जो है नीति और जो है लोग सही हों और वहाँ के जो है लोगों के जो है प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति सही हो, तभी देश जो है अपनी प्रगतिशील रास्तों पे चल सकता है। और चीन में सब कुछ देखने को मिला। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, चौथा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2020 के लिए आसियान के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। यानी 2020 में आसियान ने 2020 का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें आसियान का जो है क्या दृष्टिकोण था और ये आसियान होती क्या है, आसियान से किन किन देशों को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन उठते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 2020 के लिए आसियान के दृष्टिकोण क्या है। देखिए साफ शब्दों में जाना जाए तो आसियान की स्थापना जो है 1967 में आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए किया गया था। क्योंकि आपको पता है कोई भी देश जो है अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग पिछड़ रहा होता है, तो उसका एक ही मोटिव होती है कि वो आगे विकसित हो। तो यहाँ पर आसियान की स्थापना भी इसी मोटिवेशन के साथ किया गया कि 1967 में आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए, और उसके माध्यम से सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास के उद्देश्य से भी की गई। यानी देखा जाए तो आसियान का सिर्फ उद्देश्य ये नहीं था कि आर्थिक विकास में तेज़ी लाया जाए, इवन कि देखा जाए तो सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास का भी उद्देश्य आसियान के समक्ष था। और ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए जनरल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो वो पूरे देश के ख्याल में रख के बनाई जाती है। इवन कि देखिए नाटो है तो उसका भी एक अपना उद्देश्य होती है। उसी तरह से जो है आसियान का भी अपना एक उद्देश्य था कि इसमें जो है अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाना और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास का जो है उद्देश्य मेन रखा गया। आसियान तेज़ी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो आसियान एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हो रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें 2020 के लिए निरक्षर दृष्टिकोण है,
देखा जाए तो 2020 के लिए इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। आसियान विजन 2020 की विशेषता कुछ इस प्रकार है कि आसियान ने 2020 तक जो है अपनी कौन सी दृष्टिकोण रखी है, क्या लेके आगे चल रही है। चलिए इन बात पे जो है इनकी विशेषताओं पर ध्यान दें और हर एक बात पे आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए, विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता तो यही आता है आसियान का कि इसके विजन 2020 के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के लिए एक दूरदर्शी भूमिका के रूप में परिभाषित किया गया। यानी देखा जाए तो आसियान जो था बहुत दूरदर्शी यहाँ भूमिका अदा किया, क्योंकि उसने जो है सभी बातों को जो प्रायोरिटी दी, जो इम्पोर्टेंट थी, जो ज़रूरी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो सभी बातों की तरफ जो है विशेष ध्यान दे और उस पर अमल करे, जिससे कि वो आगे और भी बढ़ सके। और ये क्षेत्र में संघर्षों पर बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा आसियान नीति पर आधारित है। यानी क्षेत्र में जब संघर्ष होते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो क्षेत्रीय मुद्दे को जो है सुलझा सके। तो इसके लिए आसियान बहुत साफ शब्दों में इसकी वकालत करती है कि क्षेत्रीय संघर्ष के जो है ये मौजूदा नीतियों पर ये आधारित बनाई गई। और देखा जाए तो इस प्रकार आसियान के जो है कंबोडियन संघर्ष, पूर्वी तिमोर संकट को समाप्त करने में मध्यस्थता की है और पूर्वी एशियाई सहयोग पर चर्चा करने के लिए सालाना बैठक भी करता रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं आसियान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इसने अपनी कई जगहों पर अपनी सार्थकता सिद्ध भी की है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है इसके लिए। इवन कि आसियान ने कोवडाया संघर्ष पूर्वी तिमोर में जो है संकट को समाप्त करने में मध्यस्थता का कार्य किया, जो कि उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। आसियान की ताकत और सदस्य देशों, संवाद, भागीदारी और अन्य गैर क्षेत्रीय संगठनों के साथ बातचीत और परामर्श की नीतियों में निहित रहती है। तो ये आसियान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हो सकती है, जो ज़रूरी भी है। उसके पश्चात आता है हमारा पांचवा पॉइंट, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है। ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि आसियान जो है एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संघ है जो कि राजनीतिक मंच प्रदान करता है, जहां एशियाई और देश और प्रमुख शक्तियां राजनीतिक सुरक्षा चिंता पर चर्चा कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं नाटो का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए सभी भारत के देशों ने, एशियाओं ने मिल के जो है एशियान का जो है संगठन किया। और कहते हैं एक होना ही चाहिए सुपर पावर जो कि पूरे एशिया देशों पे कंट्रोल अपना रखे और कहते हैं कि आपसी झगड़ों को जो है निपटान करे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एशियान की जो है संगठन किया गया और ये एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संघ है जो कि राजनीतिक मंच प्रदान करता है, जहां एशिया देश और प्रमुख शक्तियां राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा बखूबी कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एशियान की विजन जो 2020 बताई गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने स्थान पे। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे देश और दूसरे देशों के संबंधों को यहाँ पर परीक्षण करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि बदलते भारत चीन और संबंधों का परीक्षण करें कि भारत जो बदल रहा है उसमें चीन और भारत का संबंध किस प्रकार का रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत और चीन के संबंध में हमेशा कभी मिठास आती है तो कभी कड़वापन आता है और ये कंटिन्यू चलती ही रहती है। इवन कि बॉर्डर के लिए ही हमेशा लड़ते ही रहते हैं एक दूसरे के साथ। और चीन भारत को सदैव ही कोशिश करता है कि उसके जो धरती है अपने अंडर कर ले। तो चाइना का ये बहुत बड़ी चाल रहती है, लेकिन फिर भी इनके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं जो पुराने समय में था, लेकिन इन समझौता का जो है आज खंडन किया जाता है जो सही नहीं है। अगर हम इनके रिश्तों की बात करें तो भारत चीन के रिश्तों के लिए जो है भारत चीन संबंध की जांच में मैत्रीपूर्ण संबंधों के ऊपर हम प्रकाश डालें तो देखा जाए तो 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत कम्युनिस्ट सरकार के मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। ये मैत्रीपूर्ण संबंध की ओर इशारा कर रहा था कि 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत पहला देश था जिसने कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने का अधिकार रखा। दूसरी बात यह थी कि प्रधानमंत्री नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री जो झाओ एलाइन ने 29 अप्रैल जो है 1954 को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की 5 सिद्धांतों यानी पंचशील को अपनाया और ये पंचशील काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो ये मैत्रीपूर्ण संबंध थे जहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण समझौते हुए और देखा जाए तो भारत हमेशा जो है चीन का जो है मान्यता दिया है
और ये महत्वपूर्ण संबंधों की तरफ इशारा यहाँ कर रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है चीन आक्रमण और तनावपूर्ण संबंध। देखिए, कहते हैं जितना हमारा अच्छा संबंध नहीं रहा है, उससे अधिक कहीं जो है चाइना और इंडिया में जो है आक्रमण और तनावपूर्ण संबंध रहा है। चाइना जो है हमेशा भारत के साथ कुछ न कुछ जो है पंगा लेता ही रहता है हर समय, कभी बॉर्डर के रिगार्डिंग तो कभी किसी चीज़ के रिगार्डिंग, और ये सिलसिला चलती ही आ रही है। देखा जाए से आक्रमण और तनावपूर्ण संबंधों के अगर तरफ हम प्रकाश डालें तो चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और इस तरह दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक दूरी खत्म हो गई थी। यानी ये चाइना का बहुत बड़ी चाल थी जो चाइना ने यहाँ पर अपने आप को दर्शाया कि 1950 में तिब्बत पे उसने कब्जा कर लिया, और ये इतिहास का सबसे दूरी करने वाली जो है समस्या थी। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने जो है 1959 में भारत में शरण मांगी थी। अब देखिए, भारत हमेशा ही शरणार्थी को शरण देता है और ये आज से नहीं है, पुरातन समय से यह चलता आ रहा है। जब तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने जो है 1959 में भारत में शरण मांगी तो चीन ने आरोप लगाया कि भारत में चीन विरोधी गतिविधियां को अनुमति दे रहा है, क्योंकि भारत पे हमेशा ही चीन ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं जो सही नहीं है। क्योंकि भारत का एक कहते हैं कि रूल है, रेगुलेशन है कि आए हुए शरणार्थी को शरण देना भारत का प्रथम कर्तव्य बन जाता है। जब नेता दलाई लामा ने भारत पे जो है आग्रह किया तो भारत ने इसको शरण दी, लेकिन चीन ने इसके उलट भारत पे ही आरोप मत दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। यहाँ पर दोनों देशों के बीच लद्दाख क्षेत्र में अक्सर चीन क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में नेफा के लेकर सीमा विवाद पैदा होते ही रहते हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तनावपूर्ण स्थिति पैदा करता है कि दोनों देश जो है लद्दाख के क्षेत्र के लिए भारत और चीन में हमेशा ही जो है सीमा विवाद बना रहा है और इसका सलूशन आज तक नहीं निकाल पाए कोई भी नेता। कहते हैं सीमा विवाद के कारण अक्टूबर 1962 में बड़े पैमाने पर चीनी आक्रमण हुए। 1962 के युद्ध आपको याद ही होगा, जो भारत पर चीन ने बहुत ही क्रूरतापूर्ण जो है आक्रमण किया था। अंततः चीन ने एक तरफा जो है युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन दोनों देशों के बीच जो है संबंध तनावपूर्ण बने रहे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी जो 1962 में लड़ाई लड़ी गई थी। बेशकली बाद में चीन ने अपनी गलती मानी और एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन फिर भी जो तनाव पैदा होना था वो तनाव पैदा हो चुका था और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति थी, क्योंकि ये युद्ध काफ़ी मायने में बहुत नुकसानदायक थी। और देखा जाए तो इस समय भारत के पंचवर्षीय योजना भी फेल हो गई थी, इसलिए इस युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और ये बात यहीं तक सीमित नहीं रही। 1962 के संघर्ष और शीतोपरांत युद्ध के भारत चीन संबंध में एक बड़ी बदलाव को चिन्ह किया गया। यानी 1962 में जो युद्ध हुई, इसे भारत चीन संबंध में एक बहुत ही बदलाव का चिन्हित किया गया। 1962 का भारत चीन संघर्ष 1962 में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में क्षेत्रीय दबावों के संबंध में सीमा विवाद ने भारत को सैन्य उलटफेर का सामना करना पड़ा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि चाइना ने फिर संघर्ष के रूप में 1962 में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में क्षेत्रीय दबावों के बीच जो है विवाद को खड़ा कर दिया और इसका असर दोनों ही रिश्तों पर पड़ा। देखा जाए तो ये दोनों ही रिश्ते खराब हो गए चाइना के साथ। तो भारत के साथ चाइना का जो रिश्ता है उतार चढ़ाव के पड़ावों से पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए तो वर्तमान में भी चाइना और भारत के साथ अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ जो है हमेशा सीमा विवाद करता ही रहा है। उसके आगे अगर हम बात करें तो देखा जाए तो 1976 तक दोनों के संबंधों में बेहतरी में कोई प्रगति देखने को नहीं मिला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1976 तक जो भारत और चीन के बीच जो है कोई भी अच्छा संबंध देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनमें सुधार होता गया और चीन के ऋतु में बदलाव ने दोनों देशों को अपने संबंधों में सुधार करने की अनुमति दी। सीमा मुद्दे का समाधान भी 1981 में शुरू किया गया था। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दोनों में थोड़ा सा संबंध जो है सुधरा, लेकिन इसके पीछे जो थी कहते हैं व्यापार था। चाइना को ये बात पता था कि जो उनके सामान बन रहे हैं उनके मार्केट में, उसका सबसे बड़ा खपत देश जो है भारत ही है। इसलिए चाइना ने भारत के साथ मित्रता का यहाँ पर हाथ बढ़ाया और ये संबंध थोड़ा सा सुधरे भी, लेकिन ये सुधार इन्हीं कारणों से हुआ कि वो अपनी सारे चीज़ों को जो है भारत में उतार सकी।
तो उस समय जो है चाइना में थोड़ा संबंध हुआ, और वो चाइना चाहती थी कि भारत के लोग जो है चाइनीज चीज़ों के आदी हो जाएं। तो ये बात उसका महत्वपूर्ण फैक्टर थी। शीत युद्ध के बाद भारत चीन संबंध जो है, शीत युद्ध की समाप्ति से भारत और चीन के बीच संबंध में विभिन्न बदलाव आए, और भारत चीन दोनों ही खुद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरी हुई शक्तियां मानते हैं। यानी देखा जाए तो चाइना और भारत अपने आप को विश्व में सबसे पावरफुल बनने के होड़ में आगे रख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो चीन को जो है वहाँ पर राष्ट्रीय जो है सदस्यता मिल चुकी है, लेकिन भारत को अभी तक मिली नहीं। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात आता है। देखा जाए तो अस्थायी सदस्यता की मांग भारत भी करता है, लेकिन भारत अभी तक अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है, लेकिन चीन जो है अस्थायी सदस्य बन चुका है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं शीत युद्ध के बाद भारत और चीन संबंध, शीत युद्ध की समाप्ति से भारत और चीन के संबंधों में बहुत से बदलाव देखने को मिले, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी था। और भारत चीन दोनों ही खुद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई शक्तियाँ मानते हैं, लेकिन चाइना जो है भारत से 2 कदम आगे बढ़ चुका है। 1988 में राजीव गांधी की यात्रा के बाद दोनों सरकारों ने जो है सीमा पर शांति और चुप्पी बनाए रखने की कोशिश की। यानी देखा जाए तो राजीव गांधी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयासों ने जो 1988 में किया गया था, शांति सुरक्षा के ऊपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें रखी गई। देखा जाए संस्कृति आदान प्रदान और सहयोग संबंधी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, और 4 सीमा चौकियाँ भी खोली गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि चीन के द्वारा जो है 4 सीमा चौकियाँ खोल दी गई, और 1999 के बाद से भारत और चीन के बीच व्यापार प्रति वर्ष जो है 30% की दर से बढ़ा। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के साथ चीन का जो संबंध में कुछ सुधार हुई, कुछ मिठास आया, तो इसमें भी चीन के फ़ायदा थे, क्योंकि 1999 के बाद भारत चीन के बीच व्यापार जो था प्रति वर्ष 30% की दर से बढ़ा। यानी भारत चाइना को पता था कि भारत ऐसा देश है जहां पर उसकी माल, उसके सामानों का जो है खपत बहुत ही आसानी से हो सकता है, और इसे उसे अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के बहुत ही अच्छा मार्ग प्रशस्त कर देगा। इन्हीं कारणों से जो है चीन जो है नंबर 1 बन पाया। भारत को इसने जो है एक सीढ़ी बना लिया। और द्विपक्षीय व्यापार में 1992 में देखा जाए तो $338 मिलियन से बढ़कर 2006 में $18 बिलियन से अधिक की वृद्धि देखी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि जहां पर 338 जो है मिलियन डॉलर थी, वहीं पर $18 बिलियन हो जाना चाइना के लिए जो है सोने पर सुहागा था। और चाइना इतनी अधिक ग्रोथ कर गई और पूरे विश्व में जो है तीसरी जो है पावरफुल शक्ति के रूप में उभरा। तो कहते हैं ये भारत को सिर्फ सीमा विवादों से अलग हटा के अपनी ग्रोथ को दर्शा रहा था। और भारत चीन विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो है संस्थाओं में सामान्य नीति का पालन कर रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत और चीन विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में सामान्य नीति का पालन कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ चीन का पल्ला भारी हो चुका है, क्योंकि चीन ने भारत का सिर्फ प्रयोग किया है, उसे कोई भी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत के ने चाइनीज़ के सारे सामानों को बंद कर दिया। अब वही स्थिति चाइना फिर से जो है दोबारा जो है बना रही है। हर समय जो है वो बॉर्डर पे कुछ ना कुछ जो है उलटफेर करती रहती है। यानी जो व्यापार का मकसद था भारत के साथ, तो भारत सरकार ने जो है चीन के साथ व्यापार का जो है कुछ रुकावट लगा दी, कुछ बैन लगा दी, जिनके कारण चीन का संबंध अब जो है काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है। देखा जाए तो 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण ने दोनों के बीच तनाव फिर पैदा कर दिया। यानी देखा जाए तो 1989 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण दोनों के बीच तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि चीन को लगा कि भारत भी अब उसकी बराबर करने के लिए तैयार है। लेकिन समानीकरण की प्रक्रिया जारी रही। किसी भी मुद्दे ने दोनों देशों के बीच समस्या पैदा नहीं की, चाहे वो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम चीन द्वारा सहायता प्रदान करना हो। तो कहते हैं चीन ने भी यहाँ पर दो तरफा खेल खेला। चीन ने जो है पाकिस्तान को परमाणु दिया और परमाणु कार्यक्रम के द्वारा उसकी सहायता भी की, क्योंकि उसको पता था चीन को कि भारत का जो है दुश्मन पाकिस्तान है। अगर दुश्मनों को सहायता किया जाए तो भारत ऐसे ही जो है
त्राही मच जाएगी। तो इसलिए जो है चीन ने यहाँ पर भी चापलूसी के सबूत दिया और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन ने जो है सहायता प्रदान की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के नेता अक्सर एक दूसरे देशों का दौरा करते रहते हैं और इस तरह वे एक दूसरे से परिचित भी हो रहे हैं। परिवहन और संचार संपर्कों में वृद्धि हुई है और सामान्य आर्थिक हितों पर काम करने से अच्छे संबंध का विकास हो रहा है। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छा हो रहा है, लेकिन एक बात तो यहाँ साबित हो गया है कि चाइना सिर्फ अपनी ही जो है फ़ायदा देखती है। दूसरे देशों को चाहे कुछ भी नुकसान पहुँच जाए उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। अगर किसी देश से उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो उसके साथ बनी रहेगी, लेकिन जैसे उसका जो है फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा वो फिर से वही हरकंडे अपनाने लग जाएगी। तो ये बात यहाँ पर साफ हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर 92 में जो 338 जो है मिलियन डॉलर थी, जो 2006 में 18 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट हो गई और इवन की देखा जाए तो 2015 तक और भी बढ़ गई। लेकिन बाद में भारत सरकार ने चाइनीज़ की हर चीज़ों पर बैन लगा दिया, जिसके कारण चाइना के जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर सी गई और यही थी भारत के साथ दोबारा दुश्मनी करने का कारण। और इसी वजह से जो है कई बार फिर से तनाव जो है बॉर्डर पे पैदा हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से कि भारत चाइना के बीच संबंध किस प्रकार के थे। तो हमने इससे मित्रतापूर्ण संबंध भी बात किया और तनावपूर्ण बातों पर भी हम विशेष ध्यान दिए। देखिए यहाँ पर जो 6वां क्वेश्चन आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण रखता भी है, क्योंकि पंचशील का सिद्धांत और पंचशील क्या होता है ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्जामिनरों का फेवरेट रहा है। तो देखा जाए पंचशील का सबसे पहले तो हम अर्थ जानना चाहेंगे कि पंचशील का अर्थ क्या होता है और ये भारत और चीन के बीच किस संबंध को उजागर करता है। क्या ये पंचशील जो रिश्ता बनाई गई थी, जो समझौता की गई थी, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि पंचशील का अर्थ होता क्या है। अगर हम बात करें पंचशील की तो कहते हैं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को पंचशील के रूप में जाना जाता है। यानी शांतिपूर्ण और सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को हम पंचशील के रूप में जानते हैं, जिन्होंने भारत चीन संबंधों का आधार बनाया। यानी देखा जाए तो पंचशील में भारत चीन संबंधों का आधार था। संधि के रूप में उनका पहला औपचारिक साहित्यकरण जो 1954 में हुआ, जब भारत चीन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और पंचशील भारत और चीन संबंधों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे कि पंचशील क्या थी। पंचशील शांतिपूर्ण और सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे जो भारत और चीन पे लागू हुए और इन सिद्धांतों के अंतर्गत दोनों देशों में शांतिपूर्ण जो है रूल रेगुलेशन को पालन करना था। और 5 उन्होंने सिद्धांत दिए, जिस 5 सिद्धांत को भारत और चीन दोनों ही मानेंगे, तो वो पंचशील थे। और समय समय पर ये पंचशील की जो बातें थी इन दोनों देशों को यानी भारत और चीन के संबंधों को मार्गदर्शन करेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी 5 सिद्धांत। अब चलिए 5 सिद्धांत देखें कि वो 5 सिद्धांत कौन है जो पंचशील के अंतर्गत आता है। तो चलिए पंचशील के 5 सिद्धांत को देखें। पंचशील के समझौते के अंतर्गत 5 सिद्धांत दिए गए थे जो आपके समक्ष आया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको याद भी आपको करना है। कहते हैं त्रिपाण सेंटर हमेशा आपके भलाई के लिए कार्यरत रहता है और आपके लिए हर तरह के क्वेश्चन जो लाता है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है। तो पंचशील भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से। चलिए देखते हैं पहले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कहता है कि एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारंपरिक सम्मान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात पंच सिद्धांत के अंतर्गत आई थी कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारंपरिक सम्मान की भावना दोनों देशों के रहेगा। दूसरी बात थी परंपर अनाक्रामकता, यानी परंपर अनाक्रामकता का मतलब होता है कभी भी वो अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पे। दूसरी बात थी एक दूसरे को आंतरिक मामलों में परंपर हस्तक्षेप न करना, यानी भारत की जो समस्या भारत स्वयं ही सुलझाएगा, चीन की जो समस्या है चीन स्वयं समझाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में
हस्तक्षेप करने की यहाँ पर मनाही की गई थी कि कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी दोनों देशों के लिए। उसके बाद चौथे पॉइंट जो था, समानता और पारंपरिक लाभ। दोनों देश जो है बेनिफिट की तरफ अग्रसर रहेंगे, यानी समानता और पारंपरिक लाभ रहेगा, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बचाए रखेंगे। तो ये 5 सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण थे जो यहाँ पंचशील के अंतर्गत साइन किए गए थे। और ये पंचशील दोनों देशों को जो है मार्गदर्शन करता है, लेकिन फिर भी तनाव की स्थिति पैदा होती रहती है। लेकिन देखा जाए तो पंचशील काफ़ी महत्वपूर्ण थी, एग्ज़ाम व्यू से भी और देश के अंतर्गत भी। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 7वां है। 7वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है। यहाँ पर यही बात आया है कि यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा कैसे बन सकता है। जनरल सी बात है, कोई देश अगर प्रोग्रेस करता है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो वो उस देश की करेंसी जो है मजबूत हो जाती है। अब देखिए, भारत करेंसी की वैल्यू भी उस समय भी उतना ही था, आज भी उसी जैसा ही है, कोई बदलाव देखने को मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि भारत में जो इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग कोई ग्रोथ नहीं हुई है। देखिए, $1 का कीमत पहले भी 60 के आसपास ही था और आज भी 60 के आसपास ही है। तो भारत में क्या ग्रोथ हुआ? कोई भी देश की करेंसी जो होती है उसको उसकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की पहचान होती है कि भारत की करेंसी जो है दूसरे देशों में जाकर उसका वैल्यू रह जाती है। और भारत की देखा जाए तो करेंसी जो है यूएस डॉलर के जगह पर बहुत ही कम है, 60 रुपये में डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं भारत के साथ तुलना करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि करेंसी का मतलब होती क्या है। अब देखिए, यहाँ अमेरिका के डॉलर जो है काफ़ी पावरफुल है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका को जो पछाड़ रहा है वो यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ जो है यूएस डॉलर को बहुत ही वैल्यू कमा रहा है, तो इसीलिए वो खतरा बन सकता है। यूरो जो है अमेरिकी डॉलर के लिए बहुत बड़ी खतरा आने वाला समय में बन सकता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार सहित विश्व बाजार में यूरोपीय संघ का बड़ा आर्थिक प्रभाव है और यूरो की मुद्रा है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का दबदबा हर क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पर अमेरिकी अपनी दबदबा खो रहा है। कारण क्या है? यूरोपीय संघ जो है कहते हैं अमेरिकी बाजार में अपनी दबदबा बनाने में कायम हो गया है। इन्हीं कारणों से यूरो जो है अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा पार कर सकता है और बन भी सकता है। तो किन कारणों से हो सकता है, चलिए इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें। कहते हैं 2005 में $12 ट्रिलियन से अधिक की जीडीपी के साथ ये दुनिया के सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और यह अमेरिका में थोड़ी बड़ी थी। आप देखिए, 2005 की अगर गणना किया जाए तो $12 ट्रिलियन से अधिक की जीडीपी के साथ ये जो है यहाँ पर यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह अमेरिका में थोड़ी बड़ी है, यानी अमेरिका से बड़ा हो गया है यूरोपीय संघ, क्योंकि इसकी जो है यूरो का जो है कीमत बहुत अधिक है। विश्व व्यापार में देखा जाए तो यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका के 3 गुना बड़ी है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अमेरिका के लिए चुनौती है कि विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की जो हिस्सेदारी है अमेरिका से 3 गुनी बड़ी है। और यही कारण है कि यूरोपीय संघ अमेरिका और चीन के साथ व्यापार विवादों में अधिक मुखर हो सकता है, यानी आने वाला समय में अमेरिका और चीन के साथ व्यापारी विवादों में काफ़ी देखने को प्रभाव हमें दिख सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय संघ जो है अमेरिका को टक्कर दे रहा है और जो है विश्व व्यापार में इसका जो है 3 गुना बड़ी हिस्सेदारी बन गई है यूरोपीय संघ की, यानी देखा जाए तो यहाँ पर यूएस जो है पिछड़ रहा है। इन्हीं कारणों से इनकी डॉलर की जो है कीमत है वो घट रही है और यूरो का जो है कीमत बढ़ रही है। यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति एशिया, अफ्रीका और उसके करीबी पड़ोसियों पर काफ़ी प्रभाव डालती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति जो है एशिया, अफ्रीका और उसके करीबी पड़ोसी देशों पर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। और आपको पता है कि एशिया बहुत बड़ी है, अफ्रीका बहुत बड़ी बात है, और इस पर अगर यूरोपीय संघ की प्रभाव बढ़ जाता है तो अमेरिका का वर्चस्व जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसकी डॉलर की जो कीमत होगी बहुत ही गिर जाएगा। कई देश जो है यूरोपीय संघ में शामिल हो गए हैं,
जो सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़े हुए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका को सभी देश छोड़ रहे हैं, यानी कई देश जो है यूरोपीय संघ में शामिल हो गए हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़े हुए थे और डॉलर को अपनी मुद्रा के रूप में रखते थे। अब देखिए, इतनी बड़ी बदलाव होना अमेरिकी डॉलर के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है और ये देश ऐसे आर्थिक कार्यक्रम अपना सकते हैं जो अमेरिका के हितों के लिए खिलाफ हो। यानी ये देश जो है ऐसे बहुत से कार्यक्रम का जो प्रमाण चढ़ा सकते हैं जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यानी देखा जाए तो यूरोपीय संघ की बढ़ती प्रभाव के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ दी है और अमेरिका इस बात पे भी गौर कर रही है क्योंकि इसका प्रभाव जो है विश्व के व्यापारी संगठन में इसका व्यवहार जो है बहुत ही कम गया है। और देखा जाए तो यूरोपीय संघ का जो है डॉलर जो यूरो का जो है कीमत बढ़ता ही चला जा रहा है और अमेरिका का डॉलर का जो है घटता जा रहा है। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ी खतरा अमेरिकी डॉलर के लिए हो सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है 8वां, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं एक आर्थिक संघ के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन करें। कहते हैं आसियान काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी भूमिका अपने रूप में ही अलग है। सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पर करें आसियान की कि होती क्या है, तो आसियान को हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ होता है, यानी दक्षिण पूर्वी राष्ट्र संघ है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये देखा गया है कि ये दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो है इसका संबंध बहुत गहरा है, यानी एशियान यानी एशिया देशों के लिए ये बनाया गया है और इसका महत्व भी एशिया देशों के लिए काफ़ी रहेगा। जैसे आपको पता है कि नाटो अपना जो है बखूबी कार्य कर रहा है, उसी प्रकार एशियान शार्क ये भी जो है एशिया के द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका काम होता है कि शांति फैलाए रखना और लोगों को जो है जो देश की भागीदारी है वो सुनिश्चित करना। आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना मुख्य रूप से आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए की गई थी, क्योंकि देखिए अगर हम नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे देखें तो कुछ ऐसे संगठन भी होना ज़रूरी है जो सभी देशों के जो है अपनी मनमानी पे ब्रेक लगाए। इसलिए सभी देशों ने मिल के जो है आसियान का जो है स्थापना की गई और इसका मेन मुद्दा था आर्थिक विकास में तेज़ी लाना और ये हुआ भी। उस समय सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से यह सभी मुख्य रूप से एक आर्थिक समुदाय बना हुआ था, क्योंकि देखा जाए अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद नहीं होता। कहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का आर्थिक विकास तो होती है, प्लस सामाजिक प्रगति संस्कृति विकास वो भी बात इसमें निहित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। अगर दूसरी पॉइंट की तरफ अगर रुख करें तो कहते हैं हालांकि समग्र रूप से आसियान क्षेत्र अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, यद्यपि इनकी अर्थव्यवस्था इन सभी की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देखा जाए तो आसियान एक छोटा संस्था है, लेकिन हमने जैसे आपको बात किया अमेरिका, यूरोपीय संघ के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यूरोपीय संघ जो है अमेरिका को टक्कर देने वाला बन गया है। इवन कि जापान की अर्थव्यवस्था पीछे नहीं रही है, वो भी जो है अमेरिका और यूरोपीय संघ को जो है टक्कर देने के जो फिरात में है। लेकिन देखा जाए तो आसियान एक छोटा अर्थव्यवस्था है, यद्यपि इनकी अर्थव्यवस्था इन सभी की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाहे अमेरिका हो, यूरोपीय संघ हो, जापान हो, उनकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेज़ी के साथ विकास भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है और यह क्षेत्र और उसके बाहर इसके प्रभाव में वृद्धि का कारण बना है। ये क्षेत्र जो है इनके बाहरी प्रभावों के कारण काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना देने से नहीं होता है। उसका अगर वर्चस्व आगे बढ़ाना है तो उसके द्वारा कई कार्य संपन्न भी कराना जरूरी है। तो इवन देखा जाए तो यह क्षेत्र उसके बाहर इसके प्रभाव में वृद्धि के कारण बना है, जो कि अच्छी संकेत है। आसियान का उद्देश्य आसियान राज्यों के भीतर एक साझा बाजार और उत्पन्न और आधार बनना है। देखिए आसियान का एक ही उद्देश्य है कि आसियान राज्य के भीतर एक साझा व्यापार और उत्पादन का जो है आधार बनाना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका कार्य उद्देश्य यही होता है कि सभी देशों के साथ तालमेल बैठाना, नहीं तो हर देश जो है अपनी मनमानी करने लग जाएगा। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य जो है राज्यों के भीतर एक साझा
बाजार और उत्पादन आधार बनाना होता है। एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान मौजूदा आसियान में सुधार के लिए भी प्रतिबंधित है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान जो है मौजूदा आसियान में सुधार के लिए भी प्रतिबंधित है और आर्थिक विवादों को सुलझाने के लिए जो है विवाद निपटारा तंत्र भी इसमें निहित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान मौजूदा आसियान में सुधार के लिए जो है सदैव प्रतिबंधित है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी एन जो है यहाँ पर देखा जाए तो फ्री FTA किया है, यानी फ्री ट्रेड एरिया। यानी आसियान ने निवेश क्षेत्र और सेवाओं के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र का जो है नियमों का अपनाया है और इसे बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अमेरिका और चीन पहले ही आसियान के साथ जो है यहाँ पर FTA पर बातचीत कर चुकी है। यानी देखा जाए तो अमेरिका चीन को जो पता है कि आसियान का बाज़ार बहुत ही अभी नया है और इसमें बहुत ही प्रोग्रेस है, इसीलिए अमेरिका और चीन जो है अपने सामानों की खपत करने के लिए आसियान की तरफ जो है निगाहें लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से ही उनको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए आसियान के साथ उन्होंने पहले ही जो है FTA के रिगार्डिंग बात कर चुकी हैं। आसियान की वर्तमान आर्थिक ताकत और विशेष रूप से भारत और चीन जैसे बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार और निवेश भागीदारी के रूप में इसकी आर्थिक प्रासंगिकता इसे आकर्षक प्रस्ताव बनाती है। तो जर्नल सी बात मैंने आपको बता भी दिया है कि विशेष रूप से भारत और चीन जैसी बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था, इनके भारत और जो है चीन काफ़ी बढ़ती हुई जो है अर्थव्यवस्था है, क्योंकि चीन ने भी कई दशकों तक उसने विश्व से अपने आप को अलग थलग रखा था और उसके बाद जब उसको नहीं बना तो उसने पूरे विश्व में अपना व्यापार को फैलाने के लिए हर संभव कोशिश किया। और आपको पता ही है कि ये नाटो का अस्थायी सदस्य भी बन चुका है, लेकिन भारत अभी भी प्रयत्नशील है और भारत को ज़रूरी है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करने की, और ये बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। कहते हैं हम कागज़ों कार्रवाई में तो ये देख लेते हैं, सरकार बहुत समझाने की कोशिश करती है कि हमारा अर्थव्यवस्था जो है बहुत GDP बढ़ गया है, लेकिन देखा जाए तो आपने पिछले सरकार के साथ ही तुलना किया है, आपने दूसरे राष्ट्र के साथ तुलना नहीं किया है। यही तो हमारी देश की बड़ी विडंबना है। बड़े बड़े नेता जो होते हैं, जो बने होते हैं, सरकार बना रखे होते हैं, वो सिर्फ दूसरे सरकारों के साथ तुलना करते हैं और उसके अंतर्गत 1 या 2 जो है GDP बढ़ जाती है तो बहुत काफ़ी वो खुश हो जाते हैं कि हमने दूसरे सरकार से बहुत अधिक कार्य कर लिया। लेकिन देखिए उनको, जिनका GDP जो है आपसे 100 गुना ऊपर है, फिर उनको क्या कहिएगा। मैं यही बात कहता हूं कि आप दूसरे सरकारों की तुलना न करके देश की तरक्की के ऊपर ध्यान दीजिए, देश को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, न कि आप दूसरे नेताओं की गलतियों से जो है बार बार उन्हीं की गलतियों को दोहराते रहें। मैंने यही देखा है, राजनीति में यही होती है कि वो अपना उल्लू सीधा करने में हर एक सरकार लगी रहती है, सिर्फ ये तुलना करके दिखा रही होती है कि उनसे हमने बेटर करके दिखा दिया। और क्या बेटर करके आपने दिखाया? 1-2 स्टेप आगे बढ़ गए तो इसका मतलब क्या आपको लगा कि आपने जो है दुनिया जीत ली? कहते हैं विश्व के साथ मुकाबला कीजिए, न कि अपने नेताओं के साथ मुकाबला कीजिए। यही भारत की विडंबना है कि लोग अपनी खामियों को नहीं देखते हैं और उस खामियों को विश्व स्तर पर नहीं लेते हैं, वो निजी लेते हैं और वो जो है नेशन स्तर पर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। तभी भारत की GDP जो है बहुत ही कम है और ये बहुत अफसोस की बात है कि हम आज 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, फिर भी हमारी सोच जो है वो कार्य पर है जो सही नहीं है। कहते हैं आप उन कार्य के पीछे क्यों देश के पैसे बर्बाद कर रहे हो जिसका आने वाले समय में कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो यही बात आज के समय के लिए अंतर्गत आता है। तो यही यहाँ पर बात है कि आज निवेश की जो भारत चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार और निवेश भागीदारी के रूप में इसकी आर्थिक प्रासंगिकता इसे एक आकर्षक प्रस्ताव बना देती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने आसियान के 2 सदस्य सिंगापुर और थाईलैंड के साथ
जो है FTA पर हस्ताक्षर किए हैं और खुद आसियान के साथ भी FTA पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने भी आसियान के 2 सदस्य सिंगापुर और थाईलैंड के साथ जो है FTA पर हस्ताक्षर किए, यानी फ्री ट्रेड एरिया पर जो है हस्ताक्षर भारत ने भी किया है और खुद आसियान के साथ भी FTA पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक भारत ने इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, देखा जाए हालांकि आसियान ताकत सदस्य देशों से संवाद और भागीदारी, गुट निरपेक्ष और संगठन के साथ बातचीत और परामर्श की नीतियों में निहित है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसके बात आता है आसियान की। तो आसियान की ताकत सदस्य देशों और जो है संवाद, भागीदारी और गुट निरपेक्ष संगठनों के साथ बातचीत और परामर्श की नीतियों में निहित है। तो ये सारे जो 9 पॉइंट थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे एग्जाम व्यू से, जिसमें आसियान के अंतर्गत पूछी गई कि आसियान का क्या रोल हो सकता है विश्व सतह पर। तो जनरल सी बात है कि आसियान अपनी भागीदारी निभाएगा तो देश जो है प्रोग्रेस के ऊपर चलेगा। आगे जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है मैप। देखिए मैप भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है इस चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत, यानी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में जो है आपको मैप भी आता है एग्जाम में। तो उसी पे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं कि मैप आखिर एग्जाम में किस प्रकार से आ सकता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको इस तरह से होगा कि इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप यूरोपीय 4 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन मार्क्ड द A, B, C and D. Identify them with their help of the information given below and write their correct name in your answer book along with their respective serial number and their alphabet concern. This is important here. कहते हैं यूरोप के दिए गए राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र में यूरोपीय संघ के 4 सदस्य देशों को जो है A, B, C, D में चिन्हित किया गया है और नीचे दी गई जानकारी की सहायता से उन्हें पहचानना है। कुछ नीचे जानकारी दी हुई है, उसके अंतर्गत आपको पहचानना है कि ये यूरोपीय संघ के जो 4 देश हैं कौन है और उसके नाम लिखने हैं और उनके सही नाम अपनी पुस्तक में नाम सहित लिखने हैं और संबंधित क्रम संख्या संबंधित वर्णमाला में भी देने हैं। तो मैप में भी कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अच्छे से मैप करते हो तो 6-7 नंबर, अच्छे से 10 नंबर मिल जाते हैं इसमें। लेकिन बात यहाँ पर वही आता है कि बच्चों को मैप समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में साफ शब्दों में बताया गया है कि 4 जो है यूरोपीय संघ देशों के यहाँ पर देश को दर्शाया गया है, ठीक है, चिन्हित किया गया है, जिसको A, B, C, D मैप में दिखा है। चलिए मैप में को देखें उसमें है भी कि नहीं है। देखिए जो आपके समक्ष यहाँ पर आया है मैप है, ये यूरोपीय संघ जो है यानी यूरोपीय यूनियंस के कुछ देशों का यहाँ पर नाम है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ओल्डर मेंबर्स हैं, पुराने जो हैं मेंबर हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर A, B, C, D लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मैप के अंतर्गत जाने कि कौन सा देश हो सकता है तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन ही देगा, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपको नहीं पता होगा कि इस देश की क्या खासियत है तब तक आप जो है इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। अब इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा गया है और क्या संकेत दिया गया है इसके अंतर्गत कि ये कौन कौन से जो है यूरोपियन यूनियन के यानी यूरोपीय संघ के जो है देश हैं, यानी ऑल्डेड फ्रेंड हैं। देखते हैं यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि ऑन ओल्डर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकलाइट बिटवीन टू द पोर्टुगल एंड फ्रांस। दिस इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जो है पुर्तगाल एंड फ्रांस के बीच में, यानी पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश। ठीक है, जैसे मुझे अगर नॉलेज है तो मैं बता सकता हूँ कि पुर्तगाल और जो है फ्रांस के बीच में स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना देश सदस्य देश जो है स्पेन है। यानी पहला जो इसका आंसर होगा स्पेन, जो कि A के रूप में दर्शाया जाएगा। दूसरा यहाँ पूछा गया है ऑन द ओल्डर मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन लोकलाइट नियर ऑफ ब्राजीलियम और नीदरलैंड। इज इम्पोर्टेंट, यानी ब्राजीलियम और नीदरलैंड के पास स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य। तो ये जब तक आप मैप को अच्छे से नहीं समझिएगा वैसे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जितना मुझे पता है कि अगर ब्राजीलियम और नीदरलैंड के पास स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश जो है लक्समबर्ग है, यानी लक्समबर्ग है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण देश बनता है और ये पुराना सदस्य देश है।
तो ये तो चलिए नॉलेज होना चाहिए बच्चों को कौन कौन से किसके बीच में स्थित है। ठीक है, मैप के अंतर्गत भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। उसके पश्चात है 2 न्यू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब देखिए इसमें बहुत आसान सब क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इतना अगर आप मैप करना चाहते हो तो 2 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पुराने सदस्य और नए सदस्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में बेशकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से होते हैं। तो आपको नए और पुराने जो है देशों के बारे में जानना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन भी हमारे समक्ष यही है कि यूरोपीय संघ के 2 नए सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो जर्नल सी बात है, अगर मैं तो याद कर रखा हूँ, मुझे पता है कि इसमें बुल्गारिया है और जो रोमानिया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये काफ़ी ज़रूरी भी रखता है। ठीक है, आगे जो हम करेंगे तो उसके कुछ देशों के नाम भी करेंगे अगले मैप में, जो पुराने और नए देशों में, तो वो आपको जो है नोट करना पड़ेगा। तो इसको अगले जो है क्वेश्चन में हम करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको जो है हम मैप के अंतर्गत देखें कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। जैसे कि आपको पता है कि पहला पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में पुराना सदस्य जो है आपका पता लग ही गया होगा कि स्पेन है, तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। और ब्राज़ील और नीदरलैंड के पास स्थित यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य देश जो है लक्समबर्ग है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद यूरोपीय संघ के 2 नए सदस्य देश, तो इसमें जो है आपको बुल्गारिया भी है, रोमानिया भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे तो बहुत से देश जो हैं इसके नए नए सदस्य बने हैं, जैसे पोलैंड, लिथुआनिया, हंगरी, एस्टोनिया, बहुत से नाम हैं। तो चलिए जैसे कि मैप के अंतर्गत दिखाया गया है तो हमने मैप के अंतर्गत ही आंसर देने हैं, क्योंकि मैप में वहाँ पर जो है शो है कि 2 न्यू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो हमें वहाँ पर जब शो है तो हमें उसका एग्जैक्ट नाम ही बताना पड़ेगा। ठीक है, हम गलत नहीं बता सकते हैं। तो चलिए मैप में भी देखिए इसका नाम कैसे हम दर्शा सकते हैं। देखिए हमारे समक्ष जो है यहाँ पर मैप आ गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि ओल्डर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियंस के बिटवीन जो है पुर्तगाल एंड फ्रांस, यानी देखा जाए पुराना सदस्य जो है पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में कौन सा है। तो आप देख सकते हो पुर्तगाल भी आपको नज़र आ रहा होगा और फ्रांस भी नज़र आ रहा होगा, और इसके बीच में आपको दिख रहा होगा ए। तो ए जो है वो है स्पेन जो है ओल्डर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियंस की है। तो यहाँ पर आपको इस मैप्स के अंदर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष था ऑन ओल्डर नियर बेल्जियम एंड नीदरलैंड, यानी जो है अनदर सदस्य जो है ओल्डर सदस्य, यानी पुराना जो है सदस्य जो कि नज़दीक है बेल्जियम और नीदरलैंड के पास। तो ये हमारा आंसर था लक्समबर्ग। आप देख सकते हो कि बी यहाँ पर दर्शाया गया है और बी लक्समबर्ग के ही एरिया को यहाँ रिप्रेजेंट की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यानी बी जो है हमारा दूसरे क्वेश्चन का साफ आंसर यहाँ मैप में दिख रहा है। इवन कि अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन में 2 न्यू मेंबर्स ऑफ जो है यूरोपियन यूनियंस के बारे में पूछा गया है, यानी नए जो है सदस्य किसका, यूरोपियन संघ का। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी इसने CD दर्शा दिया है। ऐसे तो मेंबर बहुत से हैं, मैंने आपको बताया था कि नए सदस्य बहुत से हैं। एस्टोनिया भी हो गया, पोलैंड भी हो गया, हंगरी भी हो गया, लिथुआनिया भी हो गया, और भी बहुत से देश हैं। लेकिन यहाँ पर जो चित्र में हमें दर्शाया गया है, जो मैप में लगाई गई है निशान, हमें उसी का नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपको C यहाँ पर दिख रहा है तो नया है जो है बुल्गारिया है। ठीक है ना, नया जो दिख रहा है C बुल्गारिया है, और जो आपको यहाँ पर D दिख रहा है, D जो आपको निशान दिख रहे हैं वो जो है रोमानिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके नए सदस्य जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक C जो है क्या है, बुल्गारिया है, और जो D है रोमानिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपने मैप के ये पहले क्वेश्चन समझ लिए होंगे अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो हमारे समक्ष यहाँ पर आया है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन द गिवन पॉलिटिकल outline map of the European Union, identify and write the name of 4 old member, the marked here A, B, C, D, and 4 new member marked here P, Q, R, S. Your answer book। जैसे क्वेश्चन से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर यूरोपीय संघ के दिए गए राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र में दिए गए हैं, जिसमें आपको A, B, C, D जो है रूप में चिन्हित 4 जो है पुराने देशों का यहाँ पर नाम दर्शाया गया है। ठीक है, और जो नए देश के सदस्य देश हैं, जैसे आपको पता ही होगा P, Q, R, S के रूप में मानचित्र में दर्शाया गया है।
और इनके 4 नए सदस्यों के नाम पहचानना है और अपने पुस्तक पे लिखने हैं। लेकिन आपको ऐसे ही नाम नहीं लिख देना है तुक्का लगा के। आपको मैप के अध्ययन करके जो मैप में चिन्हित किया गया है ABCD या PQRS, तो उसके अनुसार नाम आपको देना है। अगर आपको नाम याद होगा तभी आप दे पाओगे, और इसका यूरोपियन यूनियन के अगर मैप का पता होगा तभी आप इसका भली भांति आंसर दे सकोगे। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। यहाँ पर आपके पुराने मेंबर्स को पूछ लिया है और नए मेंबर पूछ रहे हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पर ABCD जो है पुराने मेंबर के लिए दिए गए हैं, और PQRS जो दिया गया है वो नए मेंबर सदस्य देशों के लिए दिया गया है। जिन बच्चों को अगर उन्होंने मैप को अध्ययन किया होगा, समझ होगी, तो वो आसानी से कर सकेंगी, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है और इसके अंतर्गत मैप भी है, यानी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के अंतर्गत मैप है। तो ये मैप के लिए आपको मैप का अध्ययन भी करना पड़ेगा और इसके सारे पुराने नए सदस्यों के बारे में भी जानना पड़ेगा। मैंने ये 2 क्वेश्चन इसलिए उठाए हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल साइंस के मैप के क्वेश्चन घूम रहे होती हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब चलिए हम देखते हैं इसके नए और पुराने सदस्य मैप के अंतर्गत। जब तक हम मैप को देखेंगे नहीं, हमें समझ नहीं आएगा कि ABCD कहाँ पर दर्शाया गया और PQRS किस लिए दर्शाया गया है। तो चलिए मैप को देखें हम। अब देखिए हमारे समक्ष जो है मैप भी आ गया है, यूरोपियन यूनियन की मैप। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मैप। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर अलग था, लेकिन यहाँ पर जो है खुद ही इन्होंने दर्शा दिया है। तो आपको इसको पहचान करना है कि ये देश कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों इसके लिए थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप इतनी आसानी से जो है नहीं पहचान पाओगे, ठीक है, लेकिन 1-2 बार इसको वीडियो को देखोगे, समझोगे, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ देश के बारे में जान ही जाओगे कि कौन सा कहाँ पर कौन सा हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर पुराने मेंबर को देखते हैं जो यूरोपियन संघ के थे। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, ABCD दर्शाया गया था। तो यहाँ पर ABCD आपको दिख ही रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। सबसे ऊपर A है, फिर इधर साइड B है, फिर C भी दिख रहा होगा R के समक्ष, और D जो है थोड़ा सा दूर है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे अगर आपको पता होगा, A जो है फिनलैंड के लिए यूज़ किया गया है, ये जो है फिनलैंड के एरिया को दर्शा रहा है। और B जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, B आपको दिख रहा होगा। तो B जनरली से जो है डेनमार्क के तरफ प्रेजेंट कर रहा है, यानी जो है यहाँ डेनमार्क यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर हम C की बात करें तो C काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, ऑस्ट्रिया जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऑल्ट मेंबर है, ठीक है, बहुत पुराना सदस्य है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, अगर हम D की बात करें तो D सबसे अलग है, तो इसकी अलग ही नाम है, इसका आपको पता ही होगा, आयरलैंड है, क्योंकि ये एक लैंड है। यहाँ पर देखिए समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है, तो जर्नल सी बात है, ये लैंड है, यानी इसको हम कह सकते हैं आयरलैंड। तो आप समझ गए होंगे ABC। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि A जो है फिनलैंड का है, फिनलैंड A के लिए रिप्रेजेंट की गई है, और जो हमारे क्वेश्चन में B के लिए है डेनमार्क यूज़ किया गया है, और C के लिए ऑस्ट्रिस है, जो कि R के समक्ष है, ऑस्ट्रिस के लिए यूज़ किया गया है, ऑस्ट्रिया के लिए। और D जो है क्योंकि एक लैंड है, आप देख सकते हो कि पानी समुद्र से कटा हुआ है, देशों से कटा हुआ है, तो ये एक लैंड है और इसलिए इसका नाम है आयरलैंड, जो कि ये काफ़ी पुराना सदस्य है यूरोपियन यूनियन की। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ नज़र करें, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नए सदस्य जो है यूरोपियन संघ के कौन कौन से हैं, यानी न्यू मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जर्नल सी बात है, यहाँ पर उस जो हमें बताया गया था PQRS दर्शाया गया था। तो यहाँ मैप में भी इसी तरह से एग्जाम में भी आपको अटैच होके आएगा, वो पहले से ही आपको ये नंबर दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा है। तो 6-7 मार्क्स गेन करना कहते हैं ना, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत काफ़ी अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर PQRS के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो बच्चों ने मेहनत किया होगा उनके लिए बहुत ही आसान होगा, जिन्होंने मेहनत नहीं किया होगा उनके लिए आसान ये नहीं होगा। ठीक है, तो देशों के नाम मैं बता दूं जो कि नए मेंबर्स बने हैं, अभी बने हैं यूरोपियन यूनियन की। तो जिसके जैसा कि आप देख सकते हो, P जो है एस्टोनिया के लिए दिया गया है, P है एस्टोनिया के लिए दिया गया है, और Q आपको दिख रहा है कि ये पोलैंड है, Q जो है पोलैंड है,
जो कि नया मेंबर है बना है यूरोपियन यूनियन की। और यहाँ पर अगर आर को देखोगे जो कि सी के साथ है, सी का आपको पता है बल्गेरिया के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन आर के साथ ये चिपका हुआ बाउंड्री है, तो ये हंगरी है। ठीक है, आर जो है आपके समझ जो प्रस्तुत है वो हंगरी है। और इवन की अगर आप एस की बात करो जो कि क्यू और पी यानी देखा जाए तो पोलैंड एस्टोनिया के बीच में बसा हुआ एक देश दिख रहा होगा आपको, वो इथोनिया है यानी लिथुआनिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप समझ गए होंगे कि ऑल्डर मेंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है जिस क्षेत्र को। तो पहला अगर ऑल्डर्स मेंबर की हम बात करें, ए है जिसमें फाइनलैंड है, फिनलैंड है, और बी जो है डेनमार्क है, और सी जो है ऑस्ट्रिया है, और डी जो अलग है वो है आपका आयरलैंड। अगर न्यू मेंबर्स की हम बात करें तो जैसे पी आपको दर्शाया गया है इस्टोनिया के लिए दर्शाया गया है, क्यू जो है पोलैंड के लिए दर्शाया गया है, और आर जो है हंगरी है, और एस जो है लिथुआनिया के लिए दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है जिसको आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए, और बार बार मैप में भर के इन देशों के नाम को जो है दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इस वीडियो से कम काफ़ी देशों के बारे में आपको पता लग गया होगा दोनों क्वेश्चनों में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो हम आप करने जा रहे हैं चित्रों के अंतर्गत जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी के अंतर्गत जो है हमने आपके समक्ष एक चित्र रखा है जो आपको हर एक किताब में मिल ही जाता है। इस चित्र के अंतर्गत कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चित्रों के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ बच्चों के लिए मदद के लिए बनाया गया है, हेल्प के लिए बनाया गया है, इसलिए जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसका हम सलूशन यहाँ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि ये बॉल है, दीवार है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, और ये दीवार चाइना का है, ठीक है, जिसको जो काफ़ी अजूबों में से जाना जाता है। तो ये दीवार जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ने का मतलब होता है कि हर देश पे जो है इसका वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ड्रैगन भी बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये होगा कि ये ड्रैगन के अंतर्गत एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। जब तक हमें क्वेश्चन नहीं पता होगा तब तक हम उसका आंसर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो डायग्राम के तो आपने देख ही लिया होगा कि ड्रैगन का है जो बढ़ रहा है और उसको एक बंदा जो है रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के अंतर्गत चलिए देखते हैं कि एग्जामिनर ने हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ दिया है इस ड्रैगन के अंतर्गत। The study of cartoon give the below answer flowing question. This is a question here. Study of a cartoon and give the answer. First of all, here give to country does the given a cartoon refer. The first question is the most important here. Gives a country does the given cartoon refer to here. There is a country refer to the China. China is the most important country is growing to the here. And identify the two symbol in this cartoon which has given to the clue about the related country. There is the Great Wall of Dragon. There is the identify two symbol in their cartoon which have given to their clue about the related of country. There are Great Wall of China. There is a dragon. The Great Wall and the dragon. There is symbol of China. And the next question, where does the cartoon place a relative country in the international power politics? You know that the cartoon depicts there are economical rise of China. The economical rise of China, there is show here the dragon and Great Wall. There are dragon and Great Wall, they mix each other and the symbol of economical rise of China. This is the most important cartoon study here. देखिए, जो हमने कार्टून का स्टडी किया हमने बहुत कुछ जान लिया कार्टून को देखते ही, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि कार्टून को देखने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जामिनर ने क्या क्या क्वेश्चन हमें इसके अंतर्गत पूछ लिया है, और जनरली सी बात है एग्जामिनर 3 ही क्वेश्चन पूछता है जो कि यहाँ पर भी दर्शाया गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही होता है कि दिया गया कार्टून किस देश का संदर्भ देता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो दिखाई गई चित्र है, जर्नल सी बात है कि ये चीन का ही हो सकता है। ठीक है, ये चीन का ही हो सकता है क्योंकि चीन की तरह ही लग रहा है, और आपको पता है कि चाइनास का ही ऐसा है क्योंकि ड्रैगन हम उसी के नाम से जानते हैं। ड्रैगन जो दर्शाई गई है आपको फेस जो आपको ड्रैगन का दिखाया गया है वो चाइना का ही है।
इसलिए चीन ये दिखा दे रहा है। और इवन कि आपको देखो चाइना के साथ बॉल को भी खींचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जो ड्रैगन है बॉल के साथ उसको अटैच कर दिया गया है। तो जर्नल सी बात है कि ये बॉल किस देश का है। आपको पता है कि 7 अजूबों में जो है एक अजूबा ये भी है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। आपको पता है कि अगर हम अंतरिक्ष से भी देखें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है बहुत आसानी से दिख जाता है। तो इसलिए इसको जो है अजूबों में से रखा गया है। बेशकली इसको जो है उस समय बाहरी हमलों से बचाने के लिए बनाया गया, लेकिन आज इसका महत्व और बढ़ गया है। और चाइना जो है 2 चीज़ के लिए जाना जाता है, ड्रैगन के लिए जाना जाता है और एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए जाना जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चीन का है। तो पहले का तो आंसर हमारा क्लियर हो गया कि दिया गया कार्टून किस देश को नभ देता है, तो वो है चीन का। अगला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इन कार्टूनों में इन 2 प्रतीकों की पहचान में जिनमें आपके संबंध देश के बारे में सुराग मिला है। देखिए हम सुराग में तो साफ बात कर चुके हैं कि ये जो है एक बॉल को दर्शाया गया है और एक क्या दर्शाया गया है, एक ड्रैगन को। तो इसका आंसर तो साफ हो गया कि इन कार्टूनों में 2 प्रतीक पहचान जिनके हम देशों के बारे में जाने हैं वो जनरली सी बात ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ड्रैगन को दर्शाया गया है। तो इसका आंसर भी हो गया कि महान दीवार होगा, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन दर्शाया गया है। तो कहते हैं दोस्तों अगर आप अच्छे से अध्ययन करोगे ना तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर भी मिल जाता है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो कार्टून संबंधित देश के अंतर्राष्ट्रीय सत्ता राजनीति कहाँ रखता है, यानी ये ड्रैगन क्यों दिखाया गया है और इसको क्या दिखाने की कोशिश किया गया है। तो जर्नल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है, क्योंकि हम जो ये चैप्टर किए हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, तो उसमें जो है चाइना बहुत ही फास्ट तरीके से इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। तो यही बात यहाँ पर ये बॉल भी दर्शा रहा है और ड्रैगन भी दर्शा रहा है कि चाइना के जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। यानी कार्टून में चीन के आर्थिक उत्थान के दर्शाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि जो ये कार्टून है, कार्टून में ये दर्शाया गया है कि जो चीन के आर्थिक उत्थान को इसमें बखूबी दर्शाया गया है और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ इकोनॉमिक्स को दिखाया गया है, जिसको रोकना बहुत देशों के लिए बहुत कठिन कार्य है। चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो यानी यूरोपीय संघ हो, चाहे अमेरिका हो, उसके लिए भी बहुत ही आज टेढ़ी खीर नज़र आ रही है, क्योंकि चाइना बहुत ही फास्ट ग्रोथ से जो है अपने प्रोडक्ट पूरे विश्व में फैला रहा है। तो ये कार्टून से आप समझ गए होंगे कि ये चीन देश का है और इसमें प्रतीक जो लगाई गई है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन को यूज़ किया गया है। और इस कार्टून में किस बात की तरफ दर्शाया गया है, कार्टून में चीन के आर्थिक उत्थान को दर्शाया गया है कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। इवन कि सारे क्वेश्चन के जो सिलसिले चल रहे हैं तो वो भी इस चैप्टर का खत्म हो जाता है। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। शेयर करने की भावना दोस्तों इग्नोर मत कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, अगर समझ में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। और त्रिपान सेंटर जनरली सी बात है कि यहाँ 8 से MA तक के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी मददगार है। कहते हैं इसमें बहुत से टीम लगे हुए हैं जो आपके लिए हमेशा कार्यरत हैं। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए।